Good morning, student. Now, today I am going to teach you the 10th chapter of your English literature. This is a poem. It is composed by Robert Frost. The name of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. What is the main theme of the poem? First of all, I am going to टीच यू कि इस पोयम का मेन थीम क्या है। ये जो पोयम है, दिस पोयम शोज द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैन इन लाइफ। इट मीन्स अ मैन जनरली फॉरगेट कि व्हाट इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। हम अक्सर अपने कर्तव्यों को और अपनी जिम्मेदारियों को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये पोयम जो है यह हमें हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करती है, याद दिलाती है। दिस पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग impressed our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Why? Because when he died, the poem was on his desk during the time of the night. So let's start the poem. This poem is divided into 4 stanza. ये जो poem है 4 stanza में divided है। तो first I am going to start the first stanza. यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक राइडर है, घुड़सवार, जो कि जंगल में क्या कर रहा है, अपने हॉर्स को, हॉर्स यहाँ पे हॉर्स नहीं बल्कि स्मॉल पॉनी है, टट्टू, ठीक है। तो हॉर्स को लेकर के क्या कर रहा है, जर्नी कर रहा है। बट सडन ही स्टक इन द फॉरेस्ट, वह कुछ समय के लिए फॉरेस्ट में रुका है। एंड वॉच द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट जो है दैट इज कवर्ड विद स्नो, स्नो से भरा हुआ है। इट इज द इवनिंग टाइम, द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, सो दैट्स व्हाई द राइडर इज स्टॉपिंग इन द फॉरेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं पोएम। लेट्स स्टार्ट। Whose woods these are, I think I know. पोएट कहता है whose woods, the woods is the symbolized to death. जो woods है यहाँ पे that is a forest, जंगल, but it is symbolized to death. यह मृत्यु का क्या है, सिंबल है यहाँ पे। तो पोएट कहता है poet is not the poet, poet is the writer, and we can say the writer is also the poet. यानी दोनों एक ही है, writer is the poet here. तो whose woods these are, I think I know. जो पोएट है वो कहता है, यानी घुड़सवार कहता है कि ये जंगल किसका है, whose woods these are, I think, यानी the writer know, the poet know, whose forest is this. He think, वह सोचता है, his house is in the village though. Further the poet says that कि the woods belong to a person who lived in the village nearby the woods. यानी यह जंगल जो है उस व्यक्ति का है जो जंगल के पास वाले गांव में रहता है। तो राइटर कह रहा है कि whose woods these are, I think I know, मैं जानता हूं कि यह जंगल किसका है। His house is in the village though, और उस व्यक्ति का जिसका यह जंगल है वो बगल में ही पास के गांव में रहता है। He will not see me stopping here. Further the writer says, but that person whose these woods belong to, वह व्यक्ति जिसका यह जंगल है, he will not see me stopping here, वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा, क्योंकि राइडर कहाँ रुका हुआ है, जंगल में रुका हुआ है, ठीक है। To watch his woods fill up with snow, and what was the rider looking? The rider is looking that the woods, the forest is covered with snow, means he stopped there to watch the beauty of the forest. जो राइडर है, घुड़सवार है, वह जंगल में जंगल की सुंदरता को देखने के लिए क्या है, रुका हुआ है। लेकिन वह कहता है कि जिस व्यक्ति का जंगल है वह मुझे यहाँ पे देख नहीं सकता, क्योंकि वह पास के गांव में रहता है। In the next stanza, the poet says, my little horse must think it queer. Queer means strange, विचित्र। राइडर कहता है कि लेकिन जो उनका छोटा हॉर्स है, हमने कहा था हॉर्स इज नॉट ए हॉर्स, दैट इज ए पॉनी, वह एक पॉनी है। तो राइडर कह रहा है कि
मेरे छोटे से पौनी को बड़ा ही विचित्र लग रहा है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि वाई माई मास्टर इज स्टॉपिंग इन दिस कोर्स वाइल देयर इज नो फार्म हाउस हियर। क्यों लग रहा है उसको विचित्र? वह सोच रहा है कि आखिर मेरा मालिक यहाँ पे रुका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई फार्म हाउस भी तो नहीं है। अगर कोई फार्म हाउस होता, और इवनिंग का समय है, शाम का समय है, अगर कोई फार्म हाउस होता तो क्या होता, वे वहां पे रुक जाते। लेकिन यहाँ फार्म हाउस नहीं है, तो आखिर मेरा मालिक यहाँ पे रुका क्यों है? ऐसा कौन सोच रहा है? हॉर्स सोच रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, लेक मींस झील, मींस देयर इज नो फार्म हाउस between the woods and the frozen lake, and the darkest evening of the year. And this is the darkest evening. I am going to tell you correctly what is the time when the rider entered into the woods. What was the day when the rider entered into the woods? This was the 25th December, and we know that the 25th December having the long night. That's why the horse think very queer. Horse को बहुत विचित्र लग रहा है कि why my master is stopping in this forest while here is no farm house, and this one is the longest evening of the year. After some time the forest covered with snow. तो अगर हम लोग यहाँ रुकेंगे तो कुछ समय में हम लोग भी बर्फ में क्या हो जाएंगे, ढक जाएंगे। तो उसे लगता है कि आखिर उसका मालिक यहाँ पे क्यों रुका हुआ है। Now I am going to explain the third stanza of this poem. He gives his harness bell a shake. Shake का मतलब movement. When the horse thinking why his master is stopping in the woods, in the forest, while here is no farm house, तो इसलिए वह अपने मालिक को इंडिकेट करता है। How the horse indicate to his master? He moved the bell that tied in its neck. जो हॉर्स के नेक में, गर्दन में बेल बनी हुई है, घंटी बनी हुई है, उसको वो मूव करके इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने मास्टर को, मालिक को, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय हॉर्स टू हिज मास्टर? कि दे रीच्ड इन दिस फॉरेस्ट बाय सम मिस्टेक, कि वे इस जंगल में गलती से आ गए हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। Here the words downy means fine soft hair, and the word flag का मतलब small. He also indicate that in this forest they are unable to hear any kind of sound. The sounds of coming only the blowing of the wind and the falling of the snow. There is none another sounds can be heard in the forest. So the horse indicate to his master that they entered in the forest by some mistake. It means जो हॉर्स है वो अपने मालिक को इन्फॉर्म कर रहा है अपने गले की घंटी को हिला करके, बजा करके, कि उसका मालिक जो है वो गलती से जंगल में आ गया है। ठीक है, अब उन्हें वहां से क्या करना चाहिए, लौटना चाहिए, क्योंकि जंगल बहुत ही खतरनाक लग रहा है। इवनिंग टाइम हो गया है, इट लुक्स वेरी हॉरिबल एंड देयर इज नन अदर साउंड कुड बी हर्ड। कोई दूसरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अगर वहां पे कोई आवाज आ भी रही है तो वो क्या है, इजी विंड, यानी लाइट विंड दैट इज ब्लोइंग, हल्की हवा के बहने की आवाज आ रही है। एंड डाउनी फ्लैग एंड फॉलिंग ऑफ द स्नो, और बर्फ के गिरने की आवाज आ रही है। नाउ द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. यहाँ पे लास्ट की लाइन को दो बार रिपीट किया गया, रिवाइज किया गया। लेखक कह रहा है, The woods are lovely, dark and deep. The forest looks very beautiful. It is wonderful.
it appears very good, but the reason is that it is very dark, it is very wide and deep. Deep means that is a wilderness. जंगल बहुत ही सुंदर दिख रहा है, लेकिन it is full of secret. यह रहस्य से क्या है? भरा हुआ है. Means the woods is not any woods. Here the woods compared to the world. यह woods जो है वो world से कंपेयर किया है. जंगल कोई जंगल नहीं बल्कि यह संसार है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है. It appears very beautiful, but the reality is that it is full of darkness. यह अंधकार से क्या है? भरा हुआ है. Here the poet says that I have promised to keep. But he had made his promise. लेकिन उसने promise किया. What was the promise? And to whom he has done the promise? Promise क्या है और किससे किया है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो राइटर है उसके लिए मैं promise अलग बताऊंगा और पोएट के लिए promise अलग बताऊंगा. क्यों? क्योंकि यहाँ दो लाइन दी हुई है, वहां एक्सप्रेस अलग अलग किया है. राइटर कह रहा है कि this is the Christmas evening and he told his family members that he will return during the time of the evening and celebrate the Christmas evening with them. क्रिसमस की शाम है, उसने अपने फैमिली मेंबर से कहा, बच्चों से कहा है कि वह रिटर्न होगा और उनके साथ क्रिसमस क्या करेगा? सेलिब्रेट करेगा. इसलिए वो क्या करना चाहता है? लौटना चाहता है. He remembers about his responsibilities and duties. उसे अपने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्या होती है? याद आती है. इसलिए वो क्या करना चाहता है? लौटना चाहता है. And miles to go before I sleep, यानी मीलों तय करना है सोने से पहले. दूसरा है, राइटर कह रहा है and miles to go before I sleep, यानी राइटर को अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आती है. वो कहता है कि now sleep. स्लीप यहाँ पे जो है वर्ड या दो तरीके से इन्वॉल्व किया गया है. स्लीप का मतलब होता है इटर्नल डेथ, मृत्यु से पहले. राइटर कह रहा है he want to do all his work, he want to pay all his duties and responsibilities before the death arrives. यानी मृत्यु के आने से पहले वो अपने सारे कर्तव्यों को और सारी जिम्मेदारियों को क्या करना चाहता है? पूरा करना चाहता है. So this is the poem. Now I will send you the central idea or summary and some important question of the poem.